अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा, जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है। क्लास 11 की और क्लास 12 की डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या एलआर में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एब्जॉर्ब्ड 10 जूल ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। ठीक हो गया, एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास जो है इन्होंने आपको बता दिया भाई इस बॉडी का लेट से हमारे पास कितना है 2 kg है। ठीक हो गया सर जी। अब इस बॉडी ने आपके पास जो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस हमारे पास एब्जॉर्ब करी हैं, वो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कितनी है आपके पास 10 जूल्स हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं देन एब्जॉर्ब डोजेस ऑफ रेडिएशन इन रेड इज, रेड के यूनिट में बताइए कि कितनी एब्जॉर्ब्ड आपके पास डोज हुई है। ठीक है जी, तो अब अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किस चीज की एब्जॉर्ब डोज की, तो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए बेटा, एब्जॉर्ब डोज की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब डोज को नॉर्मली हम लोग आपके पास मेजर करते हैं एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब की जा रही होती है किसी भी बॉडी से, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास अर्ज के अंदर, ठीक है, पर यूनिट मास। और मास का जो यूनिट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। मास किस में आ जाएगा आपके पास, ग्राम्स में। अब एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब कितनी हुई है सर, 10 जूल्स हुई थी। जूल से अर्ज में जाने के लिए हम क्या कर देते हैं 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। और मास, मास हमारे पास कितना है 2000। अब इस 1000 को मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि 1000 लिखा हुआ है तो 1000 के बारे में हम लोगों ने प्रीफिक्स याद रखना है कि 1000 का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3, तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 5 10, और 3 माइनस 7 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, ये बच जाएगा 5 एक्सपोनेंट 4। डन हो गया, ये किसमें आ गया हमारे पास अर्ज पर सेकंड में। अच्छा, अब यहाँ पे एक आप लोगों ने कन्वर्जन याद रखनी है, वो क्या, कि 1 रेड जो होता है, 1 रेड आपके पास बराबर होता है 100 अर्ज पर सेकंड के। ठीक है जी, सॉरी, अर्ज पर ग्राम्स के, माय बैड। यहाँ पे भी आपके पास अर्ज पर ग्राम आ रहा है, ये आपके पास 1 रेड किसके बराबर होता है 100 अर्ज पर ग्राम के। कर हो गया, तो सर अगर इसका मतलब मुझे 5 एक्सपोनेंट 4 अर्ज पर ग्राम को रेड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 500, तो ये हो जाएगा आपके पास 500 रेड्स। अब ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू किसकी, एब्जॉर्ब डोज की। तो ए कह रहा है 5 गलत, बी कह रहा है 5 माइनस 2 ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 500 रेड्स। ठीक है जी, तो 500 रेड आपके पास वो वैल्यू है जो कि डोज हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है।
ठीक हो गया सर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ डिस्क, अ हुप एंड अ स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोल्ड डाउन फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है सर जी। आपके पास तीन चीजों को हम लोगों ने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपके पास रोल डाउन करवा दिया। ठीक है सर जी। अब अगर एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, ये आ गया मेरे पास लेट्स से एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ओके हो गया। अब इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे आपने तीन चीजें रोल डाउन करवाई हैं। आपने एक स्फेयर करवाया, ठीक है जी, एक हुप करवाया। हुप क्या होती है, हमारे पास आसान जबान में एक रिंग होती है, एक छोटी सी रिंग आ गई, और एक डिस्क आ गई। आपके पास डिस्क कौन सी होती है, जैसे एक सीडी होती है। ये तीन चीजें रोल कर रही हैं। इनमें से हुप और रिंग नॉर्मली आपके पास, हुप और डिस्क जो है ये 2D होते हैं, जबकि स्फेयर जो है वो 3D होता है। अच्छा, अब वैसे तो देखने में इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, चूंकि मैं 2D ड्रॉ कर सकता हूँ, 3D नहीं कर सकता। बट हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी जब ये तीनों नीचे ग्राउंड की तरफ पहुंचने वाले होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस बात को समझना बेटा सारे। देखो, आपके पास अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जब आपके पास आपने रिलीज किया होगा तीनों ऑब्जेक्ट्स को हाइट से, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रिलीज करोगे तो इनकी मूवमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी दो तरह की आ जाएगी, एक आ जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मजे की बात, यहाँ पे जो ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड, जो कि बराबर होती है लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस के। डन हो गया सर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, mgh, हाफ को दोनों में से कॉमन निकाल लूं और दूसरी तरफ पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा सिंपली 2mgh। यहाँ बच जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर प्लस आई एज इट इज रहेगा, और ओमेगा की क्या आ जाएगा आपके पास, v अपॉन आर, और v अपॉन आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। मजे की बात, राइट साइड से मैं v स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर। डन हो गया सर यहाँ पे। और राइट साइड पे क्या चल रहा है हमारे पास, 2mgh। अच्छा, अब एक काम करते हैं, राइट साइड वाले ब्रैकेट में से जबरदस्ती ये काम करते हैं, m को कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि दोनों साइड से कैंसिल हो जाए। यहाँ पे अगर मैं m को कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो m था ही नहीं सर, तो नीचे लगा दो एक एक्स्ट्रा m, कोई मसला नहीं, जब जबरदस्ती कॉमन निकालते हो भाई। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2mgh, m ने m को काट दिया आपके पास। अब अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, सिंपली 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। डन हो गया सर। अब मुझे सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो मैं वेलोसिटी के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है बेकार का उसको काट देता हूं, ताकि उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर रूट लगाना पड़ जाएगा। रूट लगा लिया। अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आ गया मेरे पास, वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारे पास, 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1, सॉरी माय बैड, अंडर रूट पूरे के ऊपर आएगा, कंप्लीट फ्रैक्शन के ऊपर है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। डन हो गया सर। अब इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना है। सबसे पहले इसको यूज करते हैं भाई हमारे पास किसके लिए, हुप के लिए। जब हम लोग हुप के लिए यूज करने जाते हैं, तो हुप के अंदर जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसकी वैल्यू होती है आपके पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर मैं हुप के लिए फुट करूंगा तो देखो वी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh, एज इट इज, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया, डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस आई, आई की जगह आ गया एम आर स्क्वायर, अपॉन में भी एम आर स्क्वायर है आपके पास। डन हो गया, देखो ना, आई अपॉन एम आर स्क्वायर था, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2। अच्छा जी, ये 2 हो जाएंगे और ऊपर भी 2 लिखा है, वो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कौन आपके पास सर, अंडर रूट जी एच। डन हो गया। ये तो हो गई हमारे पास हुप के लिए। अब इसी तरह से जब मैं डिस्क के लिए निकालता हूँ, तो डिस्क के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ले जाके पुट कर देता हूँ आपके पास, तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, ये हो जाता है 2gh, और डिवाइड में कौन हो जाएगा 1 प्लस, सही है सर 1 प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर, और डिवाइड में भी कौन है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर गया, 1 प्लस हाफ होता है 1.5। ठीक है जी। 1.5 को हम 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, जिसमें से अपॉन वाला 2 पर जाके वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, और अपॉन कौन रह जाएगा हमारे पास 3। मजे की बात, ये एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, तो ये सब किसमें आ गया, रूट में। 4 अपॉन 3 को जब हम डिवाइड करते हैं मेरे बेटे, तो ये हो जाता है 1.33, आगे क्या आ रहा है जी एच, सब किसमें, रूट में। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो देखो हुप के लिए कितनी आ रही है वेलोसिटी, अंडर रूट जी एच, और डिस्क के लिए कितनी आती है, अंडर रूट 1.33 जी एच। तो यहां से तो क्लियरली मुझे नजर आ रही है कि डिस्क की स्पीड आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आते हुए ज्यादा होगी हुप के मुकाबले में। अब यहीं पे हमारे पास हम तीसरा केस उठा के ले आते हैं अपना। तीसरा केस हमारे पास कौन सा है, स्फेयर का। स्फेयर के अंदर अगर हम लोग चेक करते हैं, तो स्पीड जो आपके पास आती है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट
सॉरी 1 प्लस आई। अब स्फीयर के लिए जो आई की वैल्यू है सर वो कितनी होती है, वो होती है बेटा आपके पास 2/5 mr²। डन हो गया सर, यहाँ पुट कर देते हैं कितना 2/5 mr²। मजे की बात, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर हम देखें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है I/mr²। तो मैंने आई की वैल्यू तो लिख दी, इसको डिवाइड किससे करना है हम लोगों ने, mr² से। डन हो गया सर, ये सब चीजें किस में आ गई आपके पास, रूट के अंदर आ गई। सही है, ये mr² ने mr² तो काट दिया। 1 + 2/5, एलसीएम क्या बचेगा आपके पास 5, ये हो जाएगा 5 + 2 7/5। 7/5 का मतलब 5 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, ठीक है जी, और अपॉन में कौन रह जाएगा 7। तो 10/7 जब हम लोग निकालते हैं तो 10/7 नॉर्मली आपके पास बेटा बराबर आता है 1.43 के, और अंदर क्या बच गया हमारे पास GH। डन हो गया। अब आप चेक कर लें खुद से, हुप के लिए आपके पास जब हम लोग वेलोसिटी निकालने फाइनल, तो हुप की वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके पास बेटा, √GH। सही है, इसी तरह से डिस्क की कितनी आ रही है, √1.33 GH, जबकि स्फीयर की कितनी आ रही है 1.43 GH। तो साफ नजर आ रहा है सर सबसे बड़ी स्फीयर की है। तो अब ये सवाल भी क्या पूछ रहा था भाई, सबसे बड़ी वेलोसिटी किसकी आएगी, तो सर सबसे बड़ी वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, ऑप्शन सी स्फीयर की आ जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ लॉजिक गेट हैज 4 इनपुट्स। एक लॉजिक गेट है, उसके इनपुट कितने हैं हमारे पास, 4 है, ठीक है सर, ये 4 इनपुट आ रहे हैं। अब वो कौन सा लॉजिक गेट है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो कोई सा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि भाई वो आपके पास लेट से ये कोई लॉजिक गेट है, मैंने इसको यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये बोलने कि इसके अंदर इनपुट की कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती है। इनपुट की कॉम्बिनेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे बेटे 2n, जिसमें n होता है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने आ जाएंगे 4, तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितनी बन जाएंगी 16। तो इसका मतलब आपके पास कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, सिंपली 16 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ मेंटेनेंस क्रू इज वर्किंग ऑन अ सेक्शन ऑन अ 3 लेन हाईवे। एक हाईवे है जिसके ऊपर 3 लेन्स चल रहे हैं, ठीक हो गया सर जी, ये 3 लेन्स चल रहे हैं आपके पास, जिसमें नॉर्मली एक स्लो लेन होता है, एक मीडियम लेन होता है आपके पास, और एक फास्ट लेन होता है। ठीक हो गया, ये 3 लेन्स बना दिया, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट लेन, ये आ गया सेकंड लेन, ये आ गई थर्ड लेन, ठीक है। एक मेन रोड पे आपके पास ये 3 लेन्स चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं ओनली लेन ओपन टू ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मेंटेनेंस क्रू काम कर रही है, तो आपके पास हुआ क्या, 3 लेन में से सिर्फ एक लेन आपके पास क्या है, ट्रैफिक के लिए ओपन की हुई है, यानी कि 2 लेन्स बंद करी हुई है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई ये 2 लेन्स को ब्लॉकेड लगा दिया, तो अब जितना भी आने वाला ट्रैफिक है, जहां से भी आने वाला ट्रैफिक है, वो सारा कहां से घुसने की करेगा, वो सारा घुसने की करेगा इस फर्स्ट लेन से। डन हो गया, तो वो सारा कहां जा रहा है आपके पास, इस फर्स्ट लेन में जा रहा है। डन हो गया सर जी। तो जो भी ट्रैफिक आपके पास आ रहा है वो कहां जा रहा है सर, हमारे पास ये फर्स्ट लेन में चला जा रहा है। जब वो फर्स्ट लेन में जा रहा है आपके पास, तो इस बात को समझो, जब वो फर्स्ट लेन में जा रहा है तो इसका मतलब सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो गया, कंप्रेस हो गया ना। कंप्रेस हो गया, वो फैला नहीं रहा, वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने का मतलब जिस पॉइंट पे आपके पास कंप्रेशन हो रही है, यानी कि इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गई। इस पॉइंट पे क्या थी, ट्रैफिक डेंसिटी कम थी, और नीचे आके ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ चुकी है। अब ए ऑप्शन कह रहे द मॉलिक्यूल, ये किस, अच्छा सवाल क्या, द रिजल्ट इज मच स्लोवर फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक फ्लो स्लो हो जाएगा। कार्स ऑन अ हाईवे बिहेव लाइक, अब ये जो हाईवे पे कार्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रही हैं। ए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल तो नहीं सर, कंप्रेस हो रही है, तो आपके पास सिंपली नजर आ रहा है। बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंप्रेस्ड फ्लूइड, बिल्कुल कैसे बिहेव कर रही है, जैसे आपके पास किसी भी कंप्रेस्ड फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर है कॉइल और साइड कितनी है उसकी 16 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना बन जाएगा सर आपके पास, सिंपली 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, स्क्वायर की टर्म्स में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होते हैं ना भैया आपके पास। तो ये जगह 256, और सेंटीमीटर को मीटर्स में भी तो लेके जाना होता है सर, तो डिवाइड बाय 100 2 दफा करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा 10 की पावर -4। सही हो गया सर, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। आगे कह रहे हैं हैंड हैज 200 टन्स, नंबर ऑफ टन्स आ गई आपके पास, कितनी आ गई 200 टन्स आ गई। डन हो गया। आगे चलते हैं, and rotates in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास 0.05 टेस्ला आ गई। इफ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, मैक्सिमम ईएमएफ जो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है 12 वोल्ट हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि बताओ एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो मेरे बेटे आपके पास एक एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है, ये एसी जनरेटर के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है नवाब, ठीक है जी, जिसमें एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड, ए होता है एरिया, और बी होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि यहाँ पे मुझे एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो मैं मैक्सिमम ईएमएफ को डिवाइड कर दूंगा किससे, नैप से, सिंपली आए करते हैं। ईमैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको सवाल में 12, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी हुई है 200, 200 को मैं 2 एक्सपोनेंट 2 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है सर। एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास 256 एक्सपोनेंट -4,
डन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 0.05, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट -2। ये एक्सपोनेंट में लिखने से काम आसान हो जाते हैं, इस वजह से किया जाता है आपके पास, सिर्फ इस बात को समझिएगा। देखो 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 6 से 12 हो जाएंगे। डन हो गया सर आपके पास यहाँ पे। अच्छा जी, इसी तरह से 5 1 से 5 हो जाएगा, और 5 1.2 से हमारे पास कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 6 हो जाएंगे। डन हो गया सर, यहाँ तक भी आ जाते हैं। अब ये जो 1.2 है आगे बढ़ना, देखो 10 की पावर 2 और -2 ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर +4। डन हो गया सर, यहाँ तक भी आ गए हम लोग अपने पास। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे 256। ठीक है सर जी, ये भी सही हो गया आपके पास, यहाँ तक भी समझ में आता है। अब मुझे सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना है ताकि मैं आंसर निकाल सकूं, तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए लिख देता हूँ भाई, ये 12 लिखा हुआ है, 12 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। और उसको कैंसिल करते हैं। जब मैं कैंसिल करने में गया तो मेरे पास, मैं ये इसको सिंपली 4 के टेबल से कर देते हैं सर उठा के, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 जा 24 होता है, 1 बचा 25 में से, और 1 और 6 16 हो गया, जो कि 4 पे आता है। ये आ गया 3/64। तो अब मुझे सिंपली 64 को किससे डिवाइड करना है 3 से। 3 के आगे अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 भी लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई 1000। तो ये इसका मतलब आपके पास ऊपर लिखा हुआ है 3000, और मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 64 4 जा, जब 64 को एक काम आसान कर लेते हैं अपने लिए, आसानी से करने के लिए यहाँ पे मैंने 300 लगा दिया, और एक 10 की पावर अंदर रहने देंगे वहां पे, यानी कि 10 की पावर 3 में से सिर्फ 10 की पावर 2 यूज कर ली मैंने। ठीक है, फायदा क्या होता है मैं भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो 64 और 300 है आपके पास, तो यहाँ पे 64 फोर्स हो जाएगा, 64 फोर्स आर जो होते हैं आपके पास, ये हो जाते हैं मेरे बेटे 256। ठीक हो गया सर जी। पीछे देखते हैं क्या बचेगा आपके पास। अगर ये 256 हो चुका है, तो 256 होने की वजह से हमारे पास 300 में से 256 को माइनस कर दीजिए। जब 300 में से 256 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास सिंपली 44। डन हो गया सर, पॉइंट लगा देंगे एक, ताकि एक जीरो आ जाए। अब जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मेरे बेटे 64 6 आ, 64 6 आ आपके पास, अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 384। पीछे क्या बच जाएंगे हमारे पास 56। डन हो गया सर। देन अगेन आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 46, सॉरी 64 8 जार। ठीक है जी, 64 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग सिंपली, तो ये हो जाता है आपके पास, पॉइंट की वजह से जीरो लग गया था, ये हो जाएगा सर 512। डन हो गया, 512 आ गया। पीछे कितने बच गए हमारे पास भाई 48 बच गए। काफी है, 2 डिजिट्स आ गए, बहुत है हमारे पास। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है अगर हम देखें, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 4.68। मजे की बात सर, आपने 10 की पावर 3 में से एक दो पावर यूज कर ली थी, क्या बच गया था हमारे पास सिर्फ 10 की पावर। जब 4.66 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 46.8, जिसको राउंड ऑफ कर लें तो ये कितना हो जाएगा 47। क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा निकाला है तो उसका यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 47 रेडियंस पर सेकंड। है कोई ऑप्शन अगर हम लोग देखें, ए ऑप्शन तो नहीं है सर, ए तो 43 कह रहा है, बी 49 कह रहा है, सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 47 रेडियंस पर सेकंड। ठीक हो गया भाई। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, बॉडीज एंड लाइट रेस फॉलो। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बॉडीज और लाइट रेस कौन सा पाथ फॉलो करती हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, जियोडेसिक्स या फिर पैराबोलिक। तो देखो बेटा, आपके पास आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आपके पास जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स में मूव कर रही हैं, वेदर इट बी अ पार्टिकल और इट बी लाइट, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे पास मूव कर रही हैं आपके पास, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो लाइट वेव्स हो, वो सारी की सारी आपके पास मूव करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दे ऑल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जिसका मतलब लाइट पार्टिकल्स और सिंपली बॉडी भी हमारे पास कोई भी अंडर द इन्फ्लुएंस, सी कहाँ लिख रहे हैं, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में कोई चीज मूव करती है मेरे बेटे, देन अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो आपके पास फिर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। वो आपके पास, उनके लिए बात याद रखना कि उनके लिए फिर शॉर्टेस्ट पाथ उनका स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, बल्कि आपके पास उनका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या करती हैं, जब वो कर्व हो जाती है ग्रेविटी की वजह से, तो वो स्पेस टाइम के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करती हैं, उस शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर ट्रेवल करती हैं आपके पास। ठीक है जी, वो शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करती हैं, और किस में ट्रेवल करती हैं, इस कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर। जब कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर वो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास इख्तियार करती हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास, इस शॉर्टेस्ट पाथ का नाम होता है कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर जियोडेसिक्स। ठीक है जी, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, जियोडेसिक्स। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना रेक्टिलिनियर है, सही जी, ना सर्कुलर है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, जियोडेसिक्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं एन एसी ईएमएफ ऑफ V इज इक्वल टू 200 साइन 10t। डन हो गया, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ चुका है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैसे फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज इनटू साइन, और आगे आ जाता है हमारे पास ओमेगा टी। अब हमारी इक्वेशन कह रही है कि भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है आपके पास 200, और आगे क्या आ जाएगा साइन 10t।
तो मुझे यहाँ से क्या क्या चीजें पता लग गई, मुझे पता लग गई कि पीक वोल्टेज कितना हमारे पास 200 वोल्ट्स है, डन हो गया सर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, जो कि नॉर्मली रेडियंस पर सेकंड में होती है। अच्छा आगे कह रहे हैं कंसर्न टू चोक अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, चोक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ऐसी चोक जिसकी रेजिस्टेंस कितनी नेग्लिजिबल है। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 1 एम्पियर, करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोगों ने प्रोड्यूस करना है वो कितना करना है, यहाँ पे 1 एम्पियर करना है। कह रहे हैं द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल शुड बी, अब आप ये बताइए कि चोक कॉइल की इंडक्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो देखो मेरे बेटे, जो चोक कॉइल के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जो पीक करंट फ्लो करता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय सॉरी माय बैड, डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड इनटू इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है इस कॉइल की, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट ओमेगा, और वैल्यूज पुट करते हैं। वी नॉट हमें कितना गिवन है 200, करंट कितना गिवन है 1, ओमेगा गिवन है 10, एक अंडे ने एक अंडे को काट दिया, तो इसका मतलब इंडक्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, सिंपली 20 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट होता है आपके पास हेनरी, तो करेक्ट ऑप्शन तो सर ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 20 हेनरीज। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहे हैं एरोप्लेन इज फ्लाइंग in a straight line at a constant altitude if a wind gust strikes and raises the nose of the airplane। देखो आपके पास एक जहाज है, वो जहाज हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है नॉर्मली, किसी भी वजह से आपके पास हवा का एक लहर आई आपके पास, जिसने जहाज की नाक को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जब ये ऊपर गया तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, ये थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करेगा, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास टर्बुलेंस आ जाती है जहाज के अंदर थोड़ी देर के लिए। अब ये कह रहे हैं कि द नोज विल बॉब अप एंड डाउन, ये नोज जो है वो ऊपर नीचे होगी थोड़ी सी, इवेंचुअली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एल्टीट्यूड, और फिर वापसी ऊपर नीचे होने के बाद जिसको हम कहते हैं थोड़ी देर ऑसिलेट करेगी, और ऑसिलेट करने के बाद अपने पास अपनी वापसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। तो ऑसिलेशन के कम होने को, या फिर आपके पास ऑसिलेशन के अंदर रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड को, रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड को आपके पास क्या कहा जाता है, इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो मेरे बेटे, कि आपके पास एक पेंडुलम को आपने चला के छोड़ दिया, जब चला के छोड़ दोगे तो क्या ये जिंदगी भर चलता रहेगा, नहीं सर रुकेगा, जिसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड थोड़ी थोड़ी देर में कम होता रहता है, इसकी एनर्जी रिलीज होती रहती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पनिंग। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपके पास, सिंपली डैम्पिंग। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डैम्पिंग है वो कैसी होगी, एक कह रहा है अनडैम्प होगा, यहाँ पे ये जो एरोप्लेन है अनडैम्प थोड़ी, सर अनडैम्प होता तो इसका मतलब तो फिर ये आपके पास इस तरह से रिडक्शन ही नहीं आती है एम्पलीट्यूड के अंदर। अनडैम्प का मतलब क्या है कि आपके पास ऑसिलेशंस कभी खत्म ही नहीं होंगी, ऑसिलेशंस विल नेवर स्टॉप। अगर अनडैम्प्ड हो गया इसका मतलब डैम्पनिंग आ ही नहीं रही। अच्छा जी, अगर डैम्पनिंग नहीं आ रही इसका मतलब रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं हो रहा, रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेशंस विल नेवर स्टॉप। अब ये रुक ही नहीं सकता आपके पास, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प कहते हैं आपके पास जिसके अंदर आपके पास ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है, समझना, ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपके पास क्या होता है, वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो नोज होती है प्लेन की, वो भी आपके पास उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है, जिसका मतलब उसके अंदर जो डैम्पिंग होती है वो कौन सी होती है, फिर आपके पास ऑप्शन बी अंडर डैम्प्ड होती है। ठीक हो गया जी, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट of radius 2 centimeter in a uniform magnetic field। ठीक है, if speed of the electron is doubled then the radius of the orbit will be। देखो radius of a moving charge in a uniform magnetic field given होता है आपके पास इस फॉर्मूले से mv sin theta divided by qb। ओके हो गया सर। अब ये कह रहे हैं रेडियस छिड़ जाएगा कब, जब भाई इन्होंने क्या बोला, भाई उसकी क्या चीज डबल कर दो, स्पीड डबल कर दो अपने पास। और डबल करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2v, आगे आ जाएगा हमारे पास sin थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास qb। अच्छा सर सही हो गया, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर पूरा बच जाएगा हमारे पास mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। मजे की बात ये mv sin थीटा qb तो आपके पास ओरिजिनल रेडियस के बराबर था, इसका मतलब छिड़ा हुआ रेडियस कितना हो चुका है, ओरिजिनल रेडियस का डबल हो चुका है। ठीक हो गया जी, छिड़ा हुआ रेडियस कितना हो चुका है भाई, हमारे पास ओरिजिनल रेडियस का डबल हो चुका है। तो सर अगर ये ओरिजिनल रेडियस का डबल हो गया आपके पास, तो आप उसकी वैल्यू निकालते हैं ना सर, तो r डैश कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल रेडियस, ओरिजिनल रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, तो सर ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास एक सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ये सोलेनॉइड आ गया हमारे पास कोई, ठीक है जी, मान लो इस सोलेनॉइड के अंदर आपके पास जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन।
डन हो गया सर। अब ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गरीब इसी डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जा रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। अगर ये अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड मूव कर रहा है तो समझना अब पूछ क्या रहा है, पूछना है आपके पास देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि इसके ऊपर लगेगी उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इंटू वी क्रॉस बी। डन हो गया सर। वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर खोलते हैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लेकर आते हैं तो ये बराबर हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। मजे की बात यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूं येलो और रेड लाइन के दरमियान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के दरमियान, तो वो एंगल बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है, साइन 0 0 होता है सर। तो ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाएगी 0, जिसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। ए कह रहा है फोर्स कहां पे एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर, गलत कह रहा है। बी कह रहा है फोर्स एंटी पैरेलल लगेगी, ये भी गलत कह रहा है। सी कह रहा है फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगी, ये भी गलत कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो फोर्स एक्ट, कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही क्योंकि पैरेलल हो चुके हैं मेरे बेटे दोनों। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बिकम्स रिचर इन वेवलेंथ के ऊपर सवाल है। तो मेरे बेटे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा याद करूं, दिमाग पे जोर डालूं, तो एक लॉ है जिसको हम कहते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता क्या है, ये कहता है कि आपके पास जिस तरह से हमारे पास जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है अगर किसी ब्लैक बॉडी का कम करना शुरू कर दिया जाए तो उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, जिसका मतलब दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब ये सवाल क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट वेवलेंथ हो जाएंगी, लॉन्गर हो जाएंगी, शॉर्टर हो जाएंगी। सर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्टर वेवलेंथ्स हो जाएंगी आपके पास। ठीक है भाई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स स्लोवेस्ट। देखो स्लोवेस्ट का मतलब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड अगर बढ़ाना है तो देखो टाइम पीरियड और जी का जो आपस में लिंक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम। और मजे की बात जी की वैल्यू कब कम होती है, जब हम लोग एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर तो जी होती है, जब हम एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो जीएच की जो वैल्यू हो जाती है, जी की जो ऑल्टरनेट वैल्यू हो जाती है एट सर्टेन हाइट, वो आपके पास कम हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू से। तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतनी ज्यादा कम हो जाएगी जी की वैल्यू और उतना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब द कॉमन सेंस का सवाल है, मरी, कराची, K2 और पेशावर, इनमें से सब मुझे नजर आता है, ये भी एक शहर है, ये भी एक शहर है। इवन तो ये नॉर्दर्न एरियाज में आता है हमारे, ठीक है, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आता है, तो इसका मतलब भी थोड़ा सा ऊंचा होगा कराची से। तो कराची तो सबसे नीचा है। पेशावर तो आपके पास एक प्लेट्यू रीजन है जो कि केपीके में एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि K2 जो है, K2 मेरे बेटे दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है आपके पास। ठीक है जी, सेकंड लार्जेस्ट पहाड़ी है आपके पास K2। अब K2 ऑब्वियस सी बात है, जितनी हाइट पे K2 होगा आप खुद सोचें, उतनी हाइट पे तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी है सर। इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा जी की वैल्यू कम और उतनी ज्यादा टाइम की वैल्यू ज्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आपके पास टाइम की वैल्यू कहां से हो जाएगी ज्यादा, या स्लोवेस्ट पेंडुलम कहां हो जाएगा सबसे ज्यादा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, K2 के ऊपर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे इक्वेशन ऑफ एसएचएम बिगिनिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा जी, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं पेंडुलम है जो कि एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है और आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से। ये आ गया उसका मीन पोजीशन। भैया जब वो मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है सर, जीरो होती है। फिर इस पेंडुलम को उठा के मैंने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करवा दिया इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक। मजे की बात, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये वापसी कहाँ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पे, यानी कि ये वापसी कहाँ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की जानेब आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर अपने पास ऑपोजिट एक्सट्रीम पे जाएगा। ऑपोजिट एक्सट्रीम का मतलब अगर पहले टॉप पे रखा आपने, फिर आप बॉटम पे रख लोगे, फिर कहाँ आएगा सर, फिर ये एक ऑपोजिट एक्सट्रीम पे क्रॉस करने के बाद वापसी मीन पे आएगा। जब ये वापसी मीन पे आएगा तो उसको हम कहते हैं कि एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और कुछ इस तरह का आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन के आ गई जिसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। अगर इस ग्राफ की शेप को आप देखें तो ये शेप हमारे पास कहलाती है साइनोसॉइडल, क्योंकि ये साइन की वेव की तरह होती है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरह होती है। और अब अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जैसे मुझे अगर किसी भी सर्टेन इंस्टेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, वो बराबर हो जाएगी जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं आपके पास, एम्पलीट्यूड। ये जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और सवाल खुद कह रहा है एम्पलीट्यूड कितने आपके पास, ए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, सिंपली ए साइन थीटा। ठीक हो गया सर, ए साइन थीटा आ गया। और पीछे भी हम लोगों ने देखा था आपके पास थीटा खुद किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। तो एक्स की इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा जी, और ढूंढते हैं सर, ये तो बहुत ही वेग सा ऑप्शन है,
इसके अंदर भी साइन कॉस दोनों आ गए, इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, एक्स किसके बराबर है? साइन ओमेगा टी के आपके पास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहे हैं हाउ मच मोर थंब प्रेशर मस्ट अ नर्स यूज टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन विद अ हाइपोडर्मिक नीडल ऑफ इनसाइड डायमीटर 0.30 मिलीमीटर, ठीक हो गया, एंड कंपेयर टू वन विथ इनसाइड डायमीटर 0.60 मिलीमीटर। दो नीडल्स है मेरे पास, एक नर्स ने उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाना है, एक नीडल जिसका डाया इतना है और एक नीडल जिसका डाया इतना है, तो बताओ इन दोनों के प्रेशर का कंपैरिजन करो कि आपके पास दोनों के प्रेशर का कंपैरिजन कैसा बनेगा। मान लेते हैं आपके पास इस वाले डाया के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो P1 है और इस वाले डाया के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना है? P2 है आपके पास, ठीक है जी। अगर हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सा लॉ लगाएं फ्लूइड डायनेमिक्स का, जो कि हमारे पास होता है पॉइजन्स लॉ, जो पॉइजन्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे बेटे, अच्छा जी, तो स्पेलिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी, बस ये याद रखिएगा। पॉइजनल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 4 के, जिसकी वजह से अगर मैं इसको स्टेजेस में डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा डेल्टा P1 ओवर डेल्टा P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, और होल पावर क्या लग जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4। डन हो गया सर। अब R2 ओवर R1 ही तो करना है हम लोगों ने सिंपली। R2 कितना है? 0.60 है। R1 कितना है? 0.30 है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और उसकी होल पावर कितनी है आपके पास? 4। अच्छा, ये 1 सा हो जाएगा, ये 2 सा हो जाएगा सिंपली, तो 2 की पावर 4 जो होती है वो कितनी होती है? 16 होती है सर। तो डेल्टा P1 किसके बराबर आ गया हमारे पास? सिंपली 16 डेल्टा P2 के। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे प्रेशर्स का डिफरेंस है, पहले वाले का जो प्रेशर है वो दूसरे वाले के मुकाबले में कितना ज्यादा है? 16 गुना ज्यादा है आपके पास, ठीक है जी, 16 गुना ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 गुना ज्यादा है भाई? नहीं, 4 गुना ज्यादा है या 8 गुना ज्यादा है, ये सब चीजें गलत हो जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 16 टाइम्स ज्यादा है आपके पास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। कैन इफ द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज एल। अच्छा जी, एक सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होगा आपके पास? 2 सेकंड्स होगा, ठीक हो गया सर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपने पीछे भी लिखवाया था, जो कि कितना था? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। डन हो गया सर। आपके पास अब समझिएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आपके पास फॉर्मूला है कब? जब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 सेकंड्स है। डन हो गया सर। ऐसे कर लेते हैं इसको। अब आगे कह रहे हैं देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम हैविंग अ पीरियड 1 सेकंड विल बी। जिसका पीरियड 1 सेकंड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? अब मुझे अगर इसको 1 बनाना है, समझना इस बात को बेटा, अगर मुझे इस साइड को 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। मैथ्स कहती है जो काम करो दोनों तरफ करो, तो इधर भी किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा? 2 से। डन हो गया सर, कर लेते हैं इसको भी 2 से डिवाइड आपके पास। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, तो अब इस बात को समझना और गौर से सुनना। मैंने दोनों साइड्स को क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और नीचे क्या आ गया? 2। ये जो इस साइड पे आपके पास, अच्छा सॉरी माय बैड, 2 से 2 डिवाइड हो गया, टाइम पीरियड 1 सेकंड बन गया। ये जो 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या हम इसको रूट के अंदर घसीट सकता हूँ? बिल्कुल घसीट सकते हैं, कोई मसला नहीं सर। तो इसको रूट में घसीट देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो जाता है एल अपॉन 2 जी, लेकिन रूट में जाके तो 2 नहीं होगा ना, क्योंकि सर रूट 2 और 2 तो बराबर नहीं होते, तो ये रूट के अंदर जाके तो 4 बन जाएगा। 4 बन गया अगर आप देखें। 4 क्यों बन गया सर? क्योंकि 4 का रूट 2 निकलेगा, जो कि बाहर निकल के 2 बन जाएगा दोबारा से। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लेंथ हमारे पास पहले के मुकाबले में कितनी हो गई है? 4 गुना कम हो गई है। अगर मैं टाइम पीरियड को 2 से 1 सेकंड करना चाह रहा हूँ, तो लेंथ कितनी कम हो गई है हमारे पास? 4 गुना। अब ए कह रहा है 2 गुना कम होगी, गलत। बी कह रहा है डबल हो जाएगी, सी कह रहा है 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, L/4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं आरएलसी सर्किट, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये आर आ गया हमारे पास, ये एल आ गया हमारे पास इंडक्टेंस, और ये कैपेसिटेंस आ गया। एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जिसमें जो वोल्टेजेस हैं वो वोल्टेजेस कौन कौन से? आर, एल और सी के अक्रॉस। जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हमने वीआर कह दिया, वो कितना है? 10 वोल्ट। जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना है हमारे पास? 30 वोल्ट। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो भी कितना है? 30 वोल्ट। कह रहे हैं देन द अप्लाइड वोल्टेज विल बी। अब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास कितना होगा? आओ समझते हैं मेरे बेटे। तो देखो बेटा, आरएलसी रेजोनेंस जब पे होती है, जब हमारे पास रेजोनेंस अचीव होती है, तो ये बात याद रखना, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के ऊपर हम लोग डायरेक्टली करते हैं, इसकी मेजर कैलकुलेशन वगैरह में मत जाइए। डायरेक्टली क्या होता है? रेजोनेंस के ऊपर जो आपके पास इनपुट वोल्टेज होता है, उन्होंने ये पूछा ना कि अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, ये जो इनपुट वोल्टेज होता है या ये अप्लाइड वोल्टेज होता है, ये बराबर होता है रेजिस्टिव वोल्टेज के, जो कि आपके पास कितना है सर? 10 वोल्ट्स। तो बस दैट इज योर आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट्स न 30। अच्छा जी, करेक्ट ऑप्शन बी में लिखा है सर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कैन लेट एन ईएमएफ ऑफ 120 वोल्ट्स ऑफ negligible internal resistance connected across a resistance of 1000 ohms। ठीक है भाई,
टोटल ईएमएफ या वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास 120 वोल्ट्स, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ईएमएफ लिखो या वोल्टेज लिखो एक ही बात है। रेजिस्टेंस कितनी आ गई भैया आपके पास 1000 ओम्स आ गई सर। पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ करंट, अच्छा जी करंट निकाल के दिखाइए, देन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। ओम्स आप कहते हैं भाई करंट बराबर होता है वी अपॉन आर के। वी कितना दिया हुआ सर आपको 120, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 की पावर 3 लिख लेते हैं 1000 को। ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर, ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर -3, और करंट निकाला है तो यूनिट क्या लग जाएगा हमारे पास एम्पियर। तो 120 एक्सपोनेंट -3 है किसी ऑप्शन में, जी हाँ सर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहे हैं अ ग्लाइडर मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बैक एंड फोर्थ। कैसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। बैक एंड फोर्थ मूव करने का मतलब अगर वो इस पॉइंट पर है तो आपके पास इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। अगर वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई इसकी जो आपके पास मूवमेंट है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट तो है, उसको ऑसिलेशन तो कहेंगे, लेकिन वो ऑसिलेशन की स्पेशल टाइप है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मेरी बात समझना और गौर से सुनना। अब ये कह रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाता है तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच के उसने रुकना है ताकि वो वापसी आ सके, नहीं रुकेगा तो ये तो आगे जाता रहेगा ना आपके पास। एक्सट्रीम पोजीशन पे आके इसने रुकना है, तो अगर इसने रुकना है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, 0। वेरी गुड। और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भैया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन आपके पास ऑपोजिट होती है किसकी वजह से, डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन कहां लेके जाना चाहती है बॉडी को, मीन पोजीशन की तरफ आपके पास। तो मीन पोजीशन की तरफ अगर लेके जाना चाह रही है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो 0 हो गई, एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ गई हमारे पास भाई, नेगेटिव निकल के आ गई। नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन 0 से भी छोटी हो जाएगी आपके पास। अब ढूंढते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, कह रहे हैं वी ए इज ग्रेटर देन यू, ए एक्स इज ग्रेटर देन यू। यू तो कुछ बताया ही नहीं सर हमें यहाँ पे। वी एक्स कितना है 0 और ए एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है। तो सर यही हमारा सबसे बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्पीड 0 है आपके पास और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 19। कहना द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। देखो बेटा हाइड्रोजन की जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 13.6 इंटू 1/, एनजी स्क्वायर माइनस 1/, एनएफ स्क्वायर। अब इन्होंने बोला फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब नॉर्मली हाइड्रोजन का एटम फर्स्ट शेल में होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा आपके पास, अच्छा जी वो चला जाएगा सेकंड शेल में। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो भाई सर ये ग्राउंड शेल हो गया और ये कौन हो गया, एक्साइटेड हो गया। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13.6। आगे कौन आ जाएगा 1/, ग्राउंड स्टेट तो 1 ही है, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट 2 है तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। डन हो गया सर। तो ये हो जाएगा आपके पास 13.6 और 1 - 1/4 होते हैं 3/4। डन हो गया। 4 की टेबल से काटते हैं सर, थोड़ा सा देखते हैं कैसे कटेगा। इजी है बहुत। 4 1 4 हो जाएंगे, 4 3 12, 1 बच गया हमारे पास 13 में से, 1 और 0.6 ये हो जाएंगे सर 0.4। तो आंसर कितना आ गया 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3। 3.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो आंसर हो जाएगा 10.2। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी चाहिए होगी आपके पास फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है किसी ऑप्शन में। सर ये तो ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ एलईडी सेगमेंट्स यूज्ड इन अ कैलकुलेटर डिस्प्ले। कभी भी कैलकुलेटर का डिस्प्ले देखना, अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लाइट के अंदर देखते हो तो आपको नजर आता होगा कि हर डिजिट ही 8 लिखा हुआ है, और 8 के ऊपर हमारे पास फिर क्या होता है, 8 के ऊपर डिफरेंट नंबर शो होते हैं। वो 8 क्यों लिखा होता है समझना, उसमें जो एलईडी स्ट्रिप्स लगी होती हैं वो एक्चुअली 8 की शेप पे लगी होती हैं, क्योंकि 8 एक ऐसी शेप है जिसके अंदर आप बाकी सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हो। समझना कैसे, अगर मुझे सिर्फ 1 क्रिएट करना हो तो मैं ये 2 एलईडीज यूज कर लूंगा आपके पास, ठीक है। मुझे 2 क्रिएट करना हो तो 1 2 3 4 5 एलईडीज यूज हो जाएंगी। अगर मुझे 3 क्रिएट करना हो तो 3 में देखना 1 2 3, अच्छा जी, फिर 4 और 5, ये 5 यूज हो जाएंगी हमारे पास। सिमिलरली 4 क्रिएट करना हो तो ये हो गया, 5 क्रिएट करना हो तो ये हो गया, 6 करना हो तो ये हो गया, ठीक है जी। और 7 करना हो तो सिंपली ऐसे हो जाएगा, और 8 करना हो तो ये हो जाएगा, 9 करना हो तो ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो आपके पास एक डिजिट को अगर हम देखें तो आपके पास कैलकुलेटर के अंदर नॉर्मल एलईडी डिस्प्ले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मल एलईडी डिस्प्ले कितने आपके पास, 7 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7। Moving on to question number 21. Can the ratio of angular speed of moon around the earth to its angular speed about its own axis is? अच्छा यहाँ पे एक सबसे एक फन फैक्ट समझना। वो फन फैक्ट क्या हमारे पास, हमें ये तो मालूम है कि मून जो है वो हम लोगों को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, हम लोगों को ऑर्बिट कर रहा है, ऐसे ही है। मून जो है वो किसको ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। अच्छा मजे की बात, वो अर्थ को ऑर्बिट भी करता है, और अगर मून को हम अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो वो अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन भी करता है। अच्छा मजे की बात, मून के लिए आपके पास जो इत्तेफाक वाली बात है वो क्या है कि मून का आपके पास जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड सर, मून का जो हमारे पास रोटेटिंग टाइम पीरियड है अराउंड द अर्थ,
वही टाइम पीरियड उसका है अराउंड द एक्सिस। उसका जो अराउंड द टाइम पीरियड मून का आपके पास बेटा जो आपके पास मून का टाइम पीरियड अराउंड द अर्थ है, वही टाइम पीरियड उसका आपके पास किसके है, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जिसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड्स क्या आपके पास सेम है। अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड्स क्या हो जाएंगी, आप समझते हैं। देखो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सर, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो अगर आपके पास सर यहाँ पे हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि आपके पास जो एंगुलर स्पीड्स है, सॉरी जो टाइम पीरियड्स है वो सेम है, तो टाइम पीरियड्स अगर सेम होंगे तो एंगुलर स्पीड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम। अगर दोनों की एंगुलर स्पीड सेम हो जाएंगी, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कैंसिल हो जाएगा और रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 1:1। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. Can the six strings of a guitar are of the same length, under nearly the same tension, but they have different thickness? ठीक हो गया। One which on which string do waves travel the fastest? देखो वेव की जो स्पीड होती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर √T/μ, जिसमें T होती है हमारे पास टेंशन। ठीक हो गया सर। और म्यू जो होती है ये होती है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी का मतलब कोई भी जो रोप है या स्ट्रिंग है वो कितनी थिक है या कितनी थिन है। जितनी वो थिन होगी उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, जितनी वो थिक होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी बात समझते हैं। तो अगर मुझे म्यू की वैल्यू कम मिल रही है, कम होने का मतलब म्यू की वैल्यू कम किसके लिए होगी सर, जो थिन आपके पास स्ट्रिंग्स होंगी। और म्यू की वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगी, जो थिक स्ट्रिंग्स होंगी। तो सर आप खुद देखें म्यू की वैल्यू कम होगी तो स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ये दोनों सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास सिंपली, इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि जो थिन स्ट्रिंग्स होंगी जिसकी म्यू की वैल्यू कम है, उसी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, द थिनेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है भाई। Moving on to question number 23. Can it to double the total energy of mass spring system oscillating in SHM, by what factor must the amplitude increase? अच्छा जी देख लेते हैं सर। टोटल एनर्जी जो आपके पास किसी भी SHM सिस्टम के अंदर होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ kx0 स्क्वायर। मुझे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे एनर्जी कितने गुना चाहिए, 2 गुना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2e इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ kx0 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की टर्म्स में चेक करना है तो एम्पलीट्यूड के साथ लगा देते हैं इसको उठा के। तो सर डबल एनर्जी कब मिलेगी हम लोगों को, जब आपके पास आए, देखें ये हाफ के तो एज इट इज रहा, x0 स्क्वायर के साथ अंदर 2 लेगा, लेकिन चूंकि x0 पे स्क्वायर था तो 2 पे ऐसा क्या लगा वो कि उसका स्क्वायर 2 बन जाए। सर रूट लगा दें, सिंपली रूट लगा देंगे तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, जो कि बाहर जाके वही रहेगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड को अगर मैं देखता हूं तो एम्पलीट्यूड को मुझे कितने गुना बढ़ाना पड़ रहा है, x0 से कहां लेके जाना पड़ रहा है, √2 x0 तक। तो इसका मतलब मुझे √2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ रहा है एम्पलीट्यूड, √2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ रहा है। और √2 हमें याद होना चाहिए ये बराबर होता है सर 1.414 के, ना 4 के ना B2 के, ये बराबर होता है 1.414 के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 कूलम एंड -12 कूलम अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली बात है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। आगे उनकी फोर्स भी बता दी, विद अ फोर्स ऑफ 1.48 न्यूटन। कह रहे चार्ज ऑफ -5 कूलम, उन दोनों पे क्या ऐड कर दिया, -5 कूलम का चार्ज ऐड कर दिया। अब बताओ फोर्स कितनी होगी, जब इस पे -5 कूलम ऐड करोगे तो सर ये तो 0 बन जाएगा, और इस पे -5 कूलम ऐड करोगे तो ये -17 कूलम बन जाएगा। सर ये तो 0 कूलम हो गया, 0 कूलम, कोई चार्ज ही नहीं है। जब 0 कूलम कोई चार्ज ही नहीं है तो इनके दरमियान ना अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना रिपल्सिव फोर्स होगी, जिसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं होगी। कितनी फोर्स हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी 0 हो जाएगी सर आपके पास। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। कैन टू स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज, वन ऑफ मास 5 kg एंड अनदर ऑफ मास 50 grams आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर। ठीक हो गया सर, ये एक टावर आ गया आपके पास। ठीक हो गया सर जी। अब इस टावर से हम लोगों ने क्या करना है, इस टावर से हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन है। सही है, जो 2 ऑब्जेक्ट्स आप गिरा रहे हो, समझना, एक हमारे पास 5 किलो की बॉल है, डन हो गया सर, और दूसरी उसी के सामने छोटा सा कंचा है, मान लो 50 ग्राम्स का। अब ये कह रहे हैं जब ये दोनों नीचे गिरने वाले होंगे, ठीक है, बिल्कुल ये नीचे गिरने वाले होंगे, बिल्कुल ये लास्ट इंस्टेंट पे होंगे अपने पास गिरने के, आपसे पूछ रहे हैं दे हैव द सेम व्हाट, क्या सेम होगी इनकी, काइनेटिक एनर्जी। नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी तो सर मास डिपेंडेंट होती है, ½ mv स्क्वायर।
मास जिसका बड़ा होगा उसकी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं सर वो भी मास डिपेंडेंट है, वो भी चेंज हो जाएगी। मोमेंटम नहीं सर वो भी मास डिपेंडेंट है। एसिलरेशन एसिलरेशन मास डिपेंडेंट नहीं होती, जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन होती है, ये बात याद रखना मेरे बेटे, चूंकि इन लोगों दोनों बॉडीज को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उनको स्पीड अप कर रहा है वो कौन है, वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी इनकी स्पीड बढ़ाती नीचे गिरते हुए, आपके पास हर चीज की स्पीड बढ़ाती है। तो ग्रेविटेशनल एसिलेशन जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है मास के, यानी कि मास कितना भी हो बॉडी का, आपके पास सबके ऊपर सेम एसिलरेशन एक्ट करेगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब इनके लिए दो चीज हमारे पास सेम रहने वाली है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो कौन हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन डी, एसिलरेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर हो गई, रिलेटिव टू अ टाइमिंग डिवाइस एट रेस्ट, ही वुड नोटिस, वो क्या नोटिस करेगा, एब्सोल्यूट टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, इनफिनाइट टाइम या प्रॉपर टाइम। और देखते हैं, देखो जो टाइम डायलेट हो जाता है मेरे बेटे, उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है टी अपॉन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विद एन अंडर रूट, जिसमें ये डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई ये हमारे पास लॉरेंस फैक्टर कहलाती है। ठीक हो गया सर? तो आपके पास अब ये कह रहे हैं वी की जगह सी पुट कर दो, आप करते हैं, वी की जगह सी कर देंगे तो सर ये हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सी से कट जाएगा, 1 - 1 बचेगा, 1 - 1 जीरो होता है, एंड एनीथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इन्फिनिटी। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाएंगे तो आपके रिलेटिव जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा बेटा। ए एब्सोल्यूट नहीं होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, इन्फिनाइट टाइम। Question number 27. Can when brakes of a car are applied, angular velocity of a flywheel reduces from 900 cycles per minute to 720 cycles per minute. डन हो गया सर आपके पास, आओ चेक करते हैं। तो इसका मतलब एंगुलर इनिशियल स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 900 साइकिल्स पर मिनट। अब साइकिल्स पर मिनट से अगर मुझे रेडियन पर सेकंड में जाना है तो एक साइकिल में 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं हमारे पास। डन हो गया सर, तो जगह जीरो से जीरो कट गया हमारे पास, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया और 3 30 90 होगा। तो इसका मतलब कितनी आ गई वैल्यू सर, 30 पाई आ गई रेडियंस पर सेकंड में। डन हो गया। फाइनल एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं इसी तरह से। फाइनल कितनी दी हुई है हम लोगों को, 720। 720 को भी इसी तरह से करेंगे बेटा, 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। डन हो गया सर आपके पास, एक अंडे ने एक अंडे को काट दिया सबसे पहले, तो ये जगह 6 1 6, 6 12 72 और 12 2 जगह तो हो जाएंगे 24 पाई रेडियंस पर सेकंड हो जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है, बोले ये सब कुछ 6 सेकंड में हुआ, एंगुलर रिटार्डेशन बताएं कितनी होगी। आइए निकालते हैं एंगुलर रिटार्डेशन कितनी होगी। देखो बेटा एंगुलर रिटार्डेशन जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मुझे इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। ओमेगा एफ कितना है हमारे पास भैया, 30 पाई है सर, सही है, सॉरी उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, माय बैड। ओमेगा एफ हमारे पास 24 पाई था, ठीक हो गया। ओमेगा आई कितना है, 30 पाई है। टाइम कितना दिया था सवाल में, 6 सेकंड्स। 24 माइनस 30 पाई सर ये हो जाएंगे माइनस का 6 पाई अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है हमारे पास, डिसेलरेट कर रहा है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और देख लेते हैं पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कहीं मौजूद है, तो आपके पास ऑप्शन ए में ही मौजूद है सर। ऑप्शन ए फिर हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपसे कह रहे हैं व्हेन द आउटपुट पावर्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द इनपुट पावर देन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। खुद बोल रहे हैं आउटपुट की पावर कितनी हो जाए, आधी हो जाए इनपुट पावर का, कितनी हो जाए, आधी हो जाए इनपुट पावर का। तो अब बताओ कितनी परसेंटेज हो जाएगी, परसेंटेज के लिए तो सर मल्टीप्लाई बाय 100 से करना पड़ेगा। अच्छा जी डन हो गया। अरे सॉरी एक चीज सही कर ले सर, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी इनपुट पावर का ना, तो पीआई लगाए ना, पीआई ने पीआई को काटा, 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 50%। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50%। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 100 सब गलत हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 50%। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे हैं विच ग्राफ शोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी इनमें से कौन से ग्राफ से बताया जाता है। देखो ये भी हमने पीछे भी एक सवाल में किया था कि आपके पास जो मीन पोजीशन होती है और जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि स्पीड जीरो हो चुकी होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाती है, जीरो। और मीन पोजीशन पे जब ये बॉडी नीचे गिरती 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 इसकी स्पीड बढ़ रही होती है तो मीन पोजीशन पे आते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के, या मैक्सिमम होगी, या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और देखते हैं अब जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो ओरिजिन पे होती है सर, ओरिजिन वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, मैक्सिमम।
बी पॉइंट में कैसा हो रहा है? नहीं सर, बी पॉइंट में तो ओरिजिन के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ रही है, तो बी को तो ऐसे ही काट देते हैं। सी में तो सर आपके पास कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी चल रही है, ये तो वैसे ही गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपके पास मेरे बेटे, आप सब चीजें देखें ना, जीरो पॉइंट के ऊपर जहां मीन पोजीशन है वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और जहां पे एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स पोजीशन के ऊपर माइनस ए और प्लस ए के ऊपर आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ को टच कर रहा है एक्स एक्सेस को, यानी कि जीरो हो चुकी है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30, कैन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेन थीटा? इनमें से टेन थीटा किसके बराबर है? अब दोनों जगह पे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। आओ चेक करते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालता हूं, समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालता हूं तो बराबर होता है दोनों के मैग्नीट्यूड्स के, और आगे लग जाता है साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये बराबर होता है सर आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड्स को, और आगे क्या लग जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा। अरे सर ये तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ए कह रहा है डॉट अपॉन क्रॉस, उल्टा कह रहा है, ये क्रॉस और क्रॉस दोनों जगह लिख दिया, गलत कह रहा है। इसने भी क्रॉस अपॉन डॉट लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन क्रॉस पे मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी।